अगर हिंदी सिनेमा को एक बहुत बड़ा मेला माने, हाँ, तो उस मेले में एक पंडाल ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा शोर होता है, सबसे ज्यादा भीड़, और जहाँ तालियों और सीटियों की गूंज कभी बंद ही नहीं होती। बिल्कुल, वो पंडाल है रोहित शेट्टी का सिनेमा। क्या बात है, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। और उस पंडाल के बाहर खड़े जो बुद्धिजीवी हैं वो सोचते रहते हैं कि आखिर अंदर ऐसा क्या है। हाँ, कि लोगों को इतना क्या खींच रहा है। आज हम उसी पंडाल के अंदर झांकने वाले हैं। हमारे हाथ रोहित शेट्टी द आर्किटेक्ट ऑफ मसाला सिनेमा नाम का एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण लगा है। और हमारा मकसद है कि इस विश्लेषण के जरिए ये जो उड़ती हुई गाड़ियां हैं, जो जबरदस्त एक्शन है, इसके पीछे के आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट को समझे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ हंगामा नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी इंजीनियरिंग है। तो चलिए इसी इंजीनियरिंग की नींव से शुरू करते हैं, मतलब उनकी जड़ों से। लेख हमें बताता है कि रोहित शेट्टी मशहूर स्टंटमैन और विलन एमबी शेट्टी के बेटे हैं। हाँ, ये जानकारी तो खैर कई लोगों को होगी, पर लेख का तर्क यह है कि ये महज एक तथ्य नहीं, ये उनके पूरे सिनेमा का डीएनए है। बिल्कुल। वो जो हड्डियां तोड़ देने वाला एक्शन हम देखते हैं ना उनकी फिल्मों में, जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देता है, उसकी ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही मिली है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, ये एक भाषा है जो उन्होंने अपने पिता से सीखी है। लेकिन लेख एक और गहरे पहलू पर भी रोशनी डालता है। उनकी परवरिश वो आसान नहीं थी। पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया और उसके बाद परिवार ने आर्थिक तंगी का एक लंबा दौर देखा। और मुझे लगता है कि यहीं से उनके किरदार का वो हिस्सा बनता है जो आज उनके काम में दिखता है। ये जो जिद है, कुछ बड़ा करने की भूख, हाँ, ये शायद उसी असुरक्षा की भावना से पैदा हुई है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि उन्होंने अपना करियर इंडस्ट्री में सबसे निचले पायदान से शुरू किया, एक फ्लोर बॉय के तौर पे। हाँ, अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे में वो स्पॉट बॉय थे, सेट पर पैंट प्रेस किया करते थे। और जमीन से ये शुरुआत उन्हें एक तरह से जमीन से जोड़े रखती है। लेख में एक दिलचस्प बात लिखी है क्या कि जब वो इतने बड़े निर्देशक बन गए, तब भी वो सेट पर हर छोटी बड़ी चीज पर खुद नजर रखते हैं। अच्छा, उन्हें पता है कि फिल्म सिर्फ निर्देशक की नहीं होती, उस लाइटमैन और स्टंटमैन के पसीने की भी होती है। सही बात है। और काम करने का ये जो तरीका है, ये अनुशासन, ये सीधे सीधे उनके लेखन में भी नजर आता है। हाँ, और ये उनके सफलता के फॉर्मूले का सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद हिस्सा है। मतलब उन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो एक साधारण लेखक है। उनकी कहानियां में कोई गहराई नहीं होती, कोई जटिल पड़ते नहीं होती। लेकिन एक मिनट, लेख कह रहा है कि ये जो साधारणता है, ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सोची समझी रणनीति है। हाँ, पर यही बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। क्या साधारण लिखना वाकई में एक रणनीति हो सकती है, या फिर ये बस उनकी क्रिएटिव लिमिटेशन को छुपाने का एक अच्छा अकादमिक तर्क बना दिया गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लेख का तर्क ये है कि ये एक सचेत चुनाव है। ओके, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। उनकी कहानी सीधी रेखा में चलती है, एक हीरो, एक विलन, एक मकसद, ज्यादा घुमाव या ट्विस्ट नहीं, ताकि दर्शक को ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। एग्जैक्टली। नायक और खलनायक इतने स्पष्ट होते हैं कि आपको पहले सीन से पता है कौन अच्छा है कौन बुरा। ग्रे शेड्स की गुंजाइश बहुत कम है। और उनके डायलॉग्स, वो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कम और दर्शकों से तालियां बजवाने के लिए ज्यादा लिखे जाते हैं। आता माझी सटकली, जो देता है करंट उसे कहते हैं सिंघम। ये संवाद नहीं, ये नारे हैं। ये थिएटर के माहौल के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल। और इस ऊपरी सतह के नीचे वो हमेशा एक इमोशनल एंकर डाल कर रखते हैं। माँ का प्यार, दोस्ती, वर्दी की ईमानदारी, देशभक्ति, ये वो भावनाएं हैं जिनसे टियर 2, टियर 3 शहर का आम दर्शक तुरंत जुड़ जाता है। तो आपकी बात पर वापस आती हूँ, ये सीमा है या रणनीति? विश्लेषण के अनुसार ये एक व्यावसायिक रणनीति है। रोहित शेट्टी जानते हैं कि उनका दर्शक सिनेमा घर में कोई अकादमिक परीक्षा देने नहीं आया है, वो दिन भर की थकान मिटाने आया है। बस वो उसे वही सुकून बेचते हैं। तो एक तरह से वो एक एंटरटेनमेंट पैकेज बना रहे हैं, न कि सिर्फ एक फिल्म। हाँ। और ये पैकेजिंग वो सेट पर भी करते हैं। बिल्कुल। लेख उनकी कार्यशैली के 3 स्तंभ गिनाता है, अनुशासन, नियंत्रण और भव्यता। इंडस्ट्री में उनके सेट इस बात के लिए मशहूर है कि शूटिंग हमेशा समय पर होती है, स्क्रिप्ट बिल्कुल स्पष्ट होती है, ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं होती, और अपने पिता की वजह से वो स्टंट्स में सुरक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। कहा जाता है कि वो कैमरे के पीछे खड़े होकर ही फिल्म को अपने दिमाग में एडिट कर चुके होते हैं। हाँ, उन्हें ठीक पता होता है कि कौन सा शॉट कहाँ लगेगा, कौन सी गाड़ी कहाँ उड़ेगी। ये स्पष्टता ही उनकी भव्यता का आधार है। ये सब हमें उस फिल्म तक ले आता है जिसे लेख एक घटना कहता है, चेन्नई एक्सप्रेस। मुझे ये शब्द बहुत दिलचस्प लगा। एक फिल्म घटना कैसे बन जाती है? ये तब बनती है जब फिल्म अपनी कहानी से बड़ी हो जाती है
और एक कल्चरल मोमेंट बन जाती है। और चेन्नई एक्सप्रेस के साथ ऐसा ही हुआ था। हाँ, लेख के अनुसार इसके कई कारण थे। पहला, उन्होंने शाहरुख खान की जो रोमांटिक राहुल वाली इमेज थी उसे लिया और अपने मास एक्शन वाले अंदाज में डुबो दिया। बिल्कुल, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था। और दीपिका पादुकोण का मीनम्मा वाला किरदार, वो तो फिल्म की जान था। एक टॉप एक्ट्रेस को इस तरह का कॉमिक रोल करते देखना बहुत ताजगी भरा था। सही बात है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का वो हल्का फुल्का चित्रण। उस फिल्म ने भाषा और संस्कृति की दीवारों को तोड़ा था और पूरे देश को एक साथ हंसाया था। तो संक्षेप में कहें तो रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और पैन इंडिया अपील का एक परफेक्ट मसाला मिश्रण। लेख एक बहुत अच्छी बात कहता है क्या? कि ये फिल्म साबित करती है कि रोहित शेट्टी सिर्फ स्टार को नहीं, स्टारडम को समझते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्हें पता है कि एक सुपरस्टार की स्थापित छवि का इस्तेमाल कैसे करना है और उसे एक नया मोड़ कैसे देना है। ठीक है, अगर वो स्टारडम को इतना अच्छा समझते हैं तो फिर 2022 में आई सर्कस में वो इतनी बुरी तरह कैसे चूक गए? हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू। वहाँ भी रणवीर सिंह जैसा बड़ा स्टार था, फॉर्मूला भी वही था, भव्य सेट, कॉमेडी, पर जादू पूरी तरह गायब था। और यही बात है, जहाँ चेन्नई एक्सप्रेस सफलता का शिखर थी, वहीं सर्कस दिखाती है कि जब ये फॉर्मूला काम नहीं करता तो कितना खोखला लगता है। तो लेख के मुताबिक वजह क्या थी? 3 मुख्य वजहें। पहला, पुरानी शैली का जरूरत से ज्यादा दोहराव। जो कॉमेडी संजीव कुमार 80 के दशक में कर रहे थे, उसे बिना किसी नएपन के परोस दिया। दूसरा, पटकथा, वो बेहद कमजोर और बिखरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे कई सारे अलग अलग चुटकुलों को एक साथ बस जोड़ दिया हो। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, वो दर्शकों की बदलती पसंद को समझने में चूक गए। आज का दर्शक जो OTT पर दुनिया भर का कंटेंट देख रहा है, वो अब उस पुरानी लाउड कॉमेडी से जुड़ नहीं पाया। सर्कस की असफलता एक संकेत है कि सिर्फ फॉर्मूला और स्टारडम अब काफी नहीं है, कंटेंट में दम होना जरूरी है। लेकिन विश्लेषण इसमें भी एक सकारात्मक पहलू देखता है। हाँ, वो ये कि सर्कस की असफलता ये भी दिखाती है कि रोहित शेट्टी जोखिम लेने से नहीं डरते। उन्होंने एक पीरियड कॉमेडी बनाने की कोशिश की जो उनका कंफर्ट जोन नहीं था। कोशिश नाकाम रही, लेकिन कम से कम उन्होंने कुछ अलग करने की हिम्मत तो दिखाई। सही बात है। और इसी कुछ बड़ा और अलग करने की सोच ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है, मतलब द कॉप यूनिवर्स। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी, ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हॉलीवुड में मार्वल और DC थे, लेकिन भारत में मास लेवल पर ऐसा कुछ बनाने का श्रेय तो रोहित शेट्टी को ही जाता है। ये सिर्फ फिल्में नहीं है, ये अपने आप में ब्रांड बन चुकी हैं। और इस यूनिवर्स की सफलता का राज क्या है? मतलब ये सिर्फ 3 पुलिस वालों की कहानियां क्यों नहीं है? क्योंकि इस यूनिवर्स का एक मूल विचार है जो दर्शकों की एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करता है। और वो विचार क्या है? वो विचार ये है कि यहाँ पुलिस ईमानदार है, वो भ्रष्ट सिस्टम पर भारी पड़ती है और वो जनता की असली हीरो है। असल जिंदगी में जब लोग सिस्टम से निराश होते हैं तो पर्दे पर एक ऐसा पुलिस वाला देखना जो एक थप्पड़ में न्याय कर देता है, उन्हें एक तरह की तसल्ली देता है। ये एक ऐसी कल्पना है जिसे देखकर आम आदमी को सुकून मिलता है। इसीलिए जब सूर्यवंशी के क्लाइमैक्स में सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी एक साथ पर्दे पर आते हैं, पूरा थिएटर स्टेडियम बन जाता है। वो सिर्फ 3 हीरो नहीं होते, वो दर्शकों के न्याय की उम्मीद का प्रतीक बन जाते हैं। क्या बात है, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और यही हमें हमारे विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। आज के दौर में रोहित शेट्टी इतने प्रासंगिक क्यों हैं? लेख उनकी सफलता के 5 स्तंभ गिनाता है। ओके, तो पहला स्तंभ है दर्शकों की नब्ज पर उनकी मजबूत पकड़। बिल्कुल, वो जानते हैं कि मल्टीप्लेक्स का दर्शक क्या चाहता है और सिंगल स्क्रीन का दर्शक क्या। और इसी से जुड़ा है दूसरा स्तंभ, लगातार बॉक्स ऑफिस पर सफलता। हाँ, उनकी फिल्में पैसा कमाती हैं, जो उन्हें इंडस्ट्री में एक बहुत शक्तिशाली निर्देशक बनाता है। कोई प्रोड्यूसर उन पर पैसा लगाने से डरता नहीं। चौथा स्तंभ है सितारों का भरोसा। पर क्या यह भरोसा बॉक्स ऑफिस सफलता के बिना मुमकिन है? ये तो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सारे पिलर्स एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अजय देवगन का उन पर अटूट भरोसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि रोहित शेट्टी सफलता की गारंटी हैं। और जब अजय देवगन जैसा स्टार भरोसा करता है तो दूसरे स्टार्स भी आसानी से जुड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि रोहित शेट्टी उन्हें एक लार्जर देन लाइफ हीरो के रूप में पेश करेंगे, जो उनकी इमेज को और बड़ा बनाएगा। और तीसरा और 5वां स्तंभ मुझे लगता है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक है उनकी अपनी सिनेमाई भाषा का होना, वो उड़ती गाड़ियां, रंगीन फ्रेम, उनका सिग्नेचर स्टाइल। और 5वां है
सिनेमा देखने के अनुभव को एक इवेंट में बदल देना। हाँ, उनकी फिल्म की रिलीज एक त्योहार जैसा माहौल बना देती है। लोग परिवार के साथ जाते हैं, जश्न मनाते हैं। वो सिर्फ टिकट नहीं बेचते, वो एक पूरा अनुभव बेचते हैं। तो कुल मिलाकर हमने रोहित शेट्टी के कोड को काफी हद तक डीकोड कर लिया है। एक फ्लोर बॉय से बॉक्स ऑफिस किंग बनने का सफर। एक सरल लेकिन बेहद असरदार फॉर्मूला और भारतीय सिनेमा का पहला मास यूनिवर्स। हाँ, और लेख के निष्कर्ष पर आकर सारी बातें एक जगह सिमट जाती हैं। लेख बहुत खूबसूरती से कहता है, रोहित शेट्टी का सिनेमा बुद्धिजीवियों के लिए नहीं है, ये उस थके हुए आम आदमी के लिए है जो 3 घंटे के लिए अपनी परेशानियां भूलकर हंसना, ताली बजाना और सीटी मारना चाहता है। वो शायद परफेक्ट सिनेमा न बनाते हो, लेकिन आज के दौर में वो एक बेहद जरूरी सिनेमा बनाते हैं। परफेक्ट नहीं पर जरूरी, ये एक बहुत मजबूत बात है। पर जाते जाते एक सवाल दिमाग में खटक रहा है जो सर्कस की असफलता से जुड़ा है। और वो सवाल क्या है? लेख कहता है कि शेट्टी दर्शकों की नब्ज समझते हैं, लेकिन सर्कस की नाकामी ये सवाल खड़ा करती है, क्या दर्शकों की नब्ज अब बदल रही है? अच्छा, जैसे जैसे दर्शक वैश्विक कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं, जहां कहानियां ज्यादा यथार्थवादी हैं, किरदार ज्यादा जटिल होते हैं। हाँ, तो क्या रोहित शेट्टी फॉर्मूले को भी अब विकसित होने की जरूरत होगी? क्या सिर्फ गाड़ियां उड़ाना और पंचलाइन मारना आने वाले दशक में प्रासंगिक बने रहने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें उनकी आने वाली फिल्में, खासकर सिंघम अगेन ही देगी।